A3 1.12 liter of dry chlorine gas at STP was passed over a heated metal when 5.56 gram of chlorine of the metal was formed. What is the equivalent weight of metal? देखो, यदि हम इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से करने जाते हैं तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, कितने कम स्टेप्स में इसका आंसर आता है। हमारे पास Cl2 गैस है, उसका STP पे वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स कैलकुलेट किए। So this many moles can give 5.56 ग्राम ऑफ MClX। मुझे इवन पूरा रिएक्शन रेट लिखने का, बैलेंसिंग का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस शुड बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, मोल्स इनटू n फैक्टर। Cl2 दो क्लोरीन है, so Cl माइनस में कन्वर्ट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5। E के लिए सॉल्व करना है, हो जाएगा अमोघ अभी ये। Amog, is that okay? Then B1. A mixture of CuS and Cu2S is oxidized by KMnO4 in acidic medium where the product is this. देखो, कॉपर +1, सल्फर -2, सॉरी यहाँ पे कॉपर +2 में ये वाला +1 है, -2 +7 +2 +2 +4। अब हम CuS की बात करेंगे। So copper sulfide में there is no change for copper to plus, sulfur -2 से +4, so n factor for this will be 6 electrons transferred। इसकी बात करेंगे +1 से +2 क्यूपरस सल्फाइड, तो इसमें चेंज है 1 का इंटू 2 कॉपर एटम, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 यहां पर और 6 यहां पर। सॉरी, so total n factor is 8। इसका है +7 से +2 चेंज, सो इसका n फैक्टर हो गया 5। इसके जो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलार वेट बाय 6, मोलार वेट बाय 8, मोलार वेट बाय 5 हो जाएगा अभी ये। निशांत, अनिकेत? यस सर। पार्ट 2, डाउट्स ऑफ पार्ट 2। B1. An ion is reduced to the element when it absorbs this many electrons. The number of equivalent and number of moles of electrons both are same। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा है, number of equivalent and number of moles of electron transport are same। So answer is 0.001 10 to the power -3। इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। सर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो n फैक्टर होगा ना? Number of moles of electron transferred per mole of the substance is n factor। और हमसे पूछा गया कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यदि हम बोल रहे हैं 1 इक्विवेलेंट है, हमारा इसका मतलब ये होता है we have that much substance which can transfer 1 mole of electron। if we are saying there are 1.7
equivalent, that means we have amount of a substance which can transfer 1.7 moles of electron. So the number of electron transferred and the number of equivalent both are same. यही लिखा है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, देखो हाँ चेक सर करो। नेक्स्ट A1, x gram of metal give y gram of oxide, hence equivalent weight. सेम लॉजिक जैसा ये किया था ना अमोक, वैसे ये भी करना है। मेटल कैन गिव मेटल ऑक्साइड, इसका x ग्राम इसका y ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है। चलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, e + 8, e के लिए सॉल्व कर लेगा, हो जाएगा अमोक। Any other doubt? Section A, section B, part 2. चले फिर हम आगे। देखो, in acid base titration, for the point of equivalent, the total moles, all the equivalents of acid must be equal to all the equivalent of base. यहाँ पे वर्ड all इसलिए यूज किया है एक से ज्यादा एसिड या बेस रहे। So number of equivalent of acid and number of moles of H plus both are same. यदि हम बोल रहे हैं हमारे पास 2 इक्विवेलेंट एसिड्स के, मतलब हमारे पास उतना अमाउंट है जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को 2 मोल H plus को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर? सिमिलरली फॉर द बेस,
सो पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस के लिए मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस सेम होंगे। नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन में एक एसिड एक बेस होगा, सो दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिए, जो ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। अब आते हैं हम डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन में एक एसिड दो बेस से रिएक्ट करेगा या एक बेस दो एसिड से रिएक्ट करेगा, क्लियर, उसे डबल टाइट्रेशन कहा जाता है। Then we have one more term, back titration. सेकेंड है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में हमें करना क्या है, हमारे पास लेट से एक एसिड है, हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है, हम इसमें बेस ऐड करते हैं और एक्सेस में ऐड कर देते हैं, क्लियर। हम we do not get any good or better indicator to predict the end point or equivalence point of this titration. So we are not having any indicator which can predict that equivalence point or end point of this titration. We are converting this acidic solution into basic solution by addition of excess of base. Then further this basic solution is titrated with another acids. And we do know the end point, we do have the any indicator which can predict the end point of this titration. So when we do not have any proper indicator for such kind of titration, हम उसको एक solution को acidic को basic में convert करेंगे या basic solution को acidic में convert करेंगे और फिर से एक known indicator जो उसके end point को detect कर सकता है उसके respect में हम titrate कर देंगे, clear। यहाँ पे तुम चाहो तो acid dash मतलब एक दूसरा acid या दूसरा base होगा। तो double titration में क्या किया था, दो बेस को एक साथ एसिड से या दो एसिड को एक साथ बेस से टाइट्रेट किया था। यहाँ पे पहले बेसिक सॉल्यूशन को एसिडिक में कन्वर्ट किया या एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट किया, एक्सेस ऑफ टाइट्रेटिंग रिएजेंट ऐड करके और उसको फर्दर टाइट्रेट कर दिया दूसरे एसिड या बेस। सो लॉजिक इसमें भी यही यूज होगा, यहाँ पर एक एसिड है दूसरा एसिड है, सो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, क्लियर। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस
दो बेस ऐड किए इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. इज दैट ओके? Yes, sir. अभी तो हमारे बुकलेट में जो मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन. चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C3. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C3 क्वेश्चन अभी करना है तुम्हें. C3 क्वेश्चन अभी करना है ना.
आंसर आया? C3, number of equivalent of HNO3 and NaOH must be equal for the neutral point. Number of equivalent volume into molarity into n factor 1, 1H plus, volume into molarity into n factor OH minus 1, n factor is 1. V1 is to V2 निकालना है, M2 by M1, number of moles weight दे रखा है, upon volume 1 liter, number of moles upon volume 1 liter, calculation किया है फिर. आया इतना समझ में? Yes, sir. आदित्य, अनुरूप, हर्ष, केशवी. Yes, sir. इतने बच्चों के नाम लिए थे, यस नो बोलो. केशवी, केशवी, लक्षिका, can you hear me? Yes, sir. चलो. सर सर तभी आवाज कट रही थी आपकी. ठीक है, तो अभी समझ में तो आया ना ये क्वेश्चन? नो सर. और वैसा ओवरऑल मेरा वॉइस या वीडियो कुछ प्रॉब्लम है क्या? एनीवन एल्स? नो सर. ठीक है, चलो. इसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन के बाद आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन. अब इसमें हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे और पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस होगा वेयर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर सेम फॉर बोथ. क्लियर? जो मेनली हमें इस चैप्टर में देखना है. यस सर, बैक टाइट्रेशन का एक एग्जांपल दीजिए ना. लूंगा, मैं दोनों का एग्जांपल लूंगा, बुक में आएगा अभी जब क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आगे होगा. मैं वो फिर बैक एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन सब साथ में ले लेंगे. Redox titration. At point of equivalence, number of equivalent of oxidant must be equal to number of equivalent of reductant. जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम इक्वेट कर देंगे एट द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस. ये बेसिक लॉजिक है जो हर जगह लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर सेम. फर्स्ट titration involving
KMnO4, इसमें अब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हमें पता होना चाहिए। KMnO4, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कैसे रिडॉक्स चेंज में जाते हैं, इनका एन फैक्टर क्या होता है। KMnO4 can undergo 3 types of changes. फर्स्ट में इसका एन फैक्टर होगा 5, सेकंड केस में इसका एन फैक्टर होगा Mn2 प्लस, Mn4 प्लस, Mn6 प्लस। तो यहां पर एन फैक्टर होगा 3 और यहां पर एन फैक्टर होगा 1। So it can undergo 3 kind of changes in different kind of mediums. So if we talk about in acidic medium में कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में, एन फैक्टर विल बी 5। यदि हम बात करें माइल्ड, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, माइल्ड बेसिक भी दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है, तो एन फैक्टर 3 होगा, Mn4 प्लस में जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, जनरली ये वाला चेंज बहुत रेयर कंसिडर किया जाता है, थर्ड वाला। अब काफी बार रिएक्शन दिया है उसमें ये बन रहा है तो एक बात अलग है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में तो ये बनेगा, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये दोनों चेंजेस कंसिडर किए जाते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. KMnO4 हर केस में, हर मीडियम में रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज वेरी गुड और स्ट्रॉन्ग oxidizing agent in all medium. काय का बरं कुठे कोणते कुठे Titration involving K2Cr27, K2Cr27 Cr3 प्लस में जाएगा। एन फैक्टर 3 into 2 6, 3 into 1 3। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, बट इफ रिएक्शन इज गिवन और मीडियम कुछ और भी दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये बन रहा है तो फिर वो कंसिडर कर लेना। इसमें एक ही चेंज पॉसिबल होता है, +6 से +3। यहाँ पर क्रोमियम +6 में। इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद भी रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
See, oxalic acid or oxalate ion, they can undergo two kind of changes. Carbon can go +3 to +4 redox change. H2C2O4 can lose H plus ion, acid base titration. So acid base titration में H plus काउंट करने हैं और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा. ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर दूसरों को रिड्यूस करेगा या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं. चलो अब मुझे एक काम करो, इसका इन फैक्टर बताओ. KHC2O4.H2C2O4 एक एडिशन कंपाउंड है, इसका इन फैक्टर एसिड बेस टाइट्रेशन में, इसका इन फैक्टर रिडॉक्स टाइट्रेशन में. पार्थ कितना होगा इसका इन फैक्टर एसिड बेस टाइट्रेशन में? 3. और रिडॉक्स में? पार्थ रिडॉक्स टाइट्रेशन में कितना होगा? मैं ऑडिबल पार्थ? सर उसमें भी 3. क्यों? रिडॉक्स में ये नहीं चेक करूंगा मैं. हाँ सर. तो कितना होगा? 4. 4. समझ में आया इतना विधि? यश, सार्थक, सोनवा ने?
सर हाँ सर एग्जांपल जो आपने लिया उसका रिडॉक्स वाला पार्ट बताइए ना एक बार। देखो, इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन में 3H प्लस लूज करेगा, तो 1H प्लस 2H प्लस 3H प्लस आ गए, या 3H प्लस K प्लस C2O4 2 माइनस, और यदि मैं इसको भी बैलेंस कर दूं C2O4 2 माइनस 2 आ गए। रिडॉक्स टाइट्रेशन में कार्बन एटम्स जाएंगे CO2 में, कितने कार्बन एटम है 4, सो +3 में कार्बन एटम है, +4 में जाएंगे, सो n फैक्टर हो जाएगा यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, सो 4 into 1 4, यहां पर हो जाएगा H प्लस, सो n फैक्टर विल बी 3 नंबर ऑफ H प्लस। अभी ठीक है, क्लियर है? सर वो प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए क्या? हाँ, तो ये प्रोडक्ट तो मैंने ऊपर लिखा ही है ना, फिर प्रोडक्ट ये पूरे मैं टाइट्रेशन बता ही इसलिए रहा हूँ कि तुम्हें एन फैक्टर पता चले, तुम्हें प्रोडक्ट पता चले, क्योंकि रिएक्शन में काफी बार क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिए जाएंगे, हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्यों सारे रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ के, बट हाँ जितना मैं लिख रहा हूँ फिर उतना पता लगना चाहिए, इसलिए तो मैंने रिएक्शन लिखा है ऊपर। फिर ये KMnO4 के इसलिए तो रिएक्शंस लिखे हैं, K2Cr2 के इसलिए रिएक्शन लिखे हैं वो, राइट? हाँ सर अब क्लियर है। तो जितना मैं लिखते जा रहा हूँ क्लास में उतना हमें फिर याद रखना है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, तो तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कैसे यूज करना है इसको। Find volume of KMnO4 required to react with 100 ml 0.2 molar ferrous oxalate in acidic medium, in mild basic medium, in strong basic medium। तुम्हें KMnO4 0.1 मोलर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है व्हेन इट रिएक्ट्स विद 100 ml 0.2 मोलर फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक, इन बेसिक, इन स्ट्रॉन्ग बेसिक। माइल्ड बेसिक और बेसिक मीडियम। सबसे पहले तो मुझे फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होगा फेरस ऑक्सलेट का? सही, सही, बट गुजर क्या फॉर्मूला होगा? एटलीस्ट अनम्यूट करो यदि आवाज आ रही है तो। क्या लिखा है चेतना? FeCO होल ट्वाइस क्या होता है? फेरस मतलब आयरन का +2, ऑक्सलेट मतलब C2O4, तो +2 -2 ये हो गया फेरस ऑक्सलेट। और ये तुमसे कहा जाता फेरिक ऑक्सलेट, तो आयरन का +3 होता, ऑक्सलेट पे -2 होता, तो इसको हम 3 2 कर देते। दिस इज फेरिक ऑक्सलेट, दिस वन इज फेरस ऑक्सलेट। चलो पहले तो रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है,
उसके बाद फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जल्दी से ट्राई करो। रिएक्शन होगा FeC2O4 आयरन +2 कार्बन +3 बोथ कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज। आयरन +3 में चला जाएगा, कार्बन +4 में चला जाएगा और यहाँ पर बनेगा, यदि हम फर्स्ट केस की बात करें तो Mn2+, सेकंड केस की बात करेंगे तो Mn4+, थर्ड केस की बात करेंगे तो Mn6+। तो ए केस, बी केस, सी केस, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। चलो फर्स्ट केस, इसका वॉल्यूम 100 ml, मोलारिटी 0.2, एन फैक्टर आयरन +2 से +3, 1 change in oxidation state, 2 change in oxidation state, both are undergoing oxidation change, overall n factor will be 3। 2 कार्बन ने लूज किया और 1 हाइड्रोजन ने लूज किया, इक्वल टू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोलारिटी है 0.1 इनटू एन फैक्टर आ जाएगा फर्स्ट केस में 5, सेकंड केस में 3, थर्ड केस में 1, ऐसे 3 डिफरेंट आंसर निकालने हैं v के लिए। सो v हो जाएगा हमारा 100 इंटू 0.2, 20 इंटू 3, 60। चलिए 0.2 0.1 तो कैंसिल हो गया, मतलब डेसिमल कैंसिल हो गया। सो ये हो गया 2 इंटू 3 600, 600 बाय 5 फर्स्ट केस का आंसर, 600 बाय 3 सेकंड केस का आंसर, 600 बाय 1 थर्ड केस का आंसर। सो ये हो गया फॉर वॉल्यूम फॉर केस ए, वॉल्यूम फॉर केस बी, वॉल्यूम फॉर केस सी इन ml। इज दैट ओके? Yes, sir. क्लियर? भार्गव, चेतना? Yes, sir. Clear. Yes, sir. चलो अब एक कुछ क्वेश्चंस बुकलेट से करते हैं। एक्सरसाइज 1, D3 and D4 part 1, exercise 1 part 1, D3 and D4, exercise 1 part 1, D3 and D4। अभी ट्राई करो।
सर यस सर D4 में वो 3 ऑक्सिलेट का हम इन फैक्टर कैसे निकालेंगे? 3 ऑक्सिलेट आया, इसका कैसे निकाला था? FeC2O4 का, मतलब रिएक्शन प्रिडिक्ट करना पड़ेगा पहले तो तुम्हें। 3 सर किस फैमिली? कार्बन फैमिली का है क्या? यस सर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहीं इंक्रीज होकर किसी वैल्यू पे जा सकता है क्या? +2 से +4। बस आयरन में +2 से +3 था, इसमें +2 से +4 है, बाकी कार्बन तो जाएगा ही +3 से +4, राइट? यस सर। कितना हो गया इनफेक्टर? +2। अरे +2 इनफेक्टर, इनफेक्टर मतलब SnCO4 का कितना है बोल? 2। यार Sn +2 से +4 में जा रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, तो इनफेक्टर 2 है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर मॉलिक्यूल। अभी FeC2O4 में 2 था 3 था, कितना था? SnC2O4 में Sn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन लूज कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस बता मुझे कितना है? यहां से यहां पर 2 का, यहां से यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन पर 1 × 2 का, सो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हो गए? N1 + N2 आएगा ना? यस सर। तो n फैक्टर विल बी 4। जब FeC2O4 का 3 था तो इसका 4 हो जाएगा। कितने लोगों का D3 का आंसर आ गया है? हैंड रेज करो। D3 का आंसर कितने लोगों का आ गया है? बस 3 बच्चों का आया है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ा सा डाउन हो, क्या कर रहे हो, कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, सो रहे हो घर पे, और किसी का भी नहीं आया। आयुष, अजिंक्य, अमोघ, अनुरूप, चेतना, केशवी, लक्षिका, विधि, किसी का भी आंसर नहीं आया तुम्हारा? निशान, बोलो यार। एक तो तुम, अब मैं बोल रहा हूं अपने इनसे, तुम हाँ ना कुछ बोल भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। एक तो तुम्हें कैमरा ऑन करने का बोला था, वो भी तुम बंद करने लग गए हो। जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी में रहना चाहिए, सबसे ज्यादा वो इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, जब तुम एकदम डाउन हो रहे हो। D3 25 ml solution of Fe2 plus ion was titrated with a solution of the oxidizing agent Cr2O72 minus 50 ml of 0.01 molar K2Cr27 solution was required. What is the molarity of Fe2 plus ion? Fe2 plus ion titrated with Cr2O72 minus, रिएक्शन प्रेडिक्ट करो। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा तो इसे ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3 प्लस में चला गया, Cr2O7 Cr3 प्लस में चला जाएगा। सो n फैक्टर की यदि हम बात करें, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 6। क्या इतना हमें समझ में आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन के पास ऑप्शन है +2 +3 का। अब हम वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी। इसका वॉल्यूम दिया है 25 ml इनटू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मोलारिटी आ जाएगा 50/25, 2 into 6, 12.12, 12 into 0.01, that is 0.12. Is that okay? हाँ Yes. सर। यस सर।
क्यों नहीं बनाए क्वेश्चन? रिएक्शन प्रेडिक्ट करना उतना टफ नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें इन जनरल आयरन का पता होता है +2 +3 में एग्जिस्ट करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। D4 K2Cr2O7 प्लस SnC2O4, चलो ये ऑक्सीडाइज करेगा। मुझे पूरा रिएक्शन, मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cr का क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इतना प्रेडिक्ट कर लिया, हमारा काम हो जाएगा। तो K2Cr2O7 Cr3 प्लस बनाएगा, Sn ऑक्सीडाइज होगा +4 में, कार्बन CO2 में, तो इसका इन फैक्टर +2 +3 यहां से यहां पर और यहां पर, तो 2 + 2 4। चलो अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोलारिटी 0.3, एन फैक्टर 6, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका वॉल्यूम 5 ml, एन मोलारिटी 0.2, एन फैक्टर 4, सो वी के लिए सॉल्व कर लेते हैं अब हम। 5 into 0.2 1 4, 4 by 6 3 is 18 1.8, 40 by 18, क्या दे रखा है ऑप्शन? 2 पॉइंट समथिंग दे रखा है क्या? मैं कुछ कैलकुलेशन गलत किया, आंसर क्या है इसका? 2.22. ठीक है, मैच कर रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So just, you don't need to predict the complete reaction, you just need to predict the oxidation state of the substance which are undergoing change in oxidation state in the product side, कि उनका ऑक्सीडेशन चेंज क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा। तो फिर जैसा भी मुझे लग रहा है कि तुम्हें एकदम से इतना क्लिक तो नहीं हुआ, 1-2 क्वेश्चन और करो तुम। पार्ट 2 पे आ जाओ, पार्ट 2 का D3 एंड D4, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 D3 D4, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। पहले D4 करो फिर D3 करो, ये इजी है, D4 देन D3। इवन D2 भी अटेम्प्ट करो, D4 D2 देन D3, इस ऑर्डर में करो तीनों क्वेश्चन जल्दी से।
If you get the answer, you can type in chat box. The number of moles of oxalate ion oxidized by 1 mole of this, moles into n factor, moles into n factor. D4. So KMnO4 का n factor acidic medium में 5, 1 mole into n factor KMnO4 के equivalent. Number of moles calculate करना है और दे रखा oxalate ion का n factor 2, C2O4 2 minus ion. Redox reaction में जाएगा. Answer is 5/2. आया समझ में? साइमा? हाँ सर। मुझे कुछ 2-3 बच्चे पता नहीं तुम्हारा एनर्जी लेवल और सब कुछ इनको काफी डाउन लग रहा है। एक पार्थ हो गया, एक साइमा हो गई, मतलब ये जनरली मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ जो आंसर देते थे यूजुअली, बट तुम पता नहीं दोनों कुछ काफी टाइम से कुछ आवाज ही नहीं सुनने में आती है। सर बोल मैंने अब यार बोल क्या बोल रही है? सर मतलब अभी दिया था मैंने आंसर इसका। अच्छा, वो पहले का थोड़ा डाउट था इसलिए नहीं आया था, बट अब क्लियर हो गया। अनिकेत प्रेजेंट है नहीं है आज? यस सर। जाग रहा है ना कि सो रहा है? ओ सर। D2 अगेन देखो, एक क्वेश्चन चैप्टर छोटा सा है और ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सा चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। मतलब यदि हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्वेश्चंस मेंस या एडवांस में मिलकर मतलब एक में तो आना ही आना क्वेश्चन, हो सकता है दोनों में भी है, और वो दोनों में मतलब मैं इसलिए बोलूं कि एक में तो आना ही है क्योंकि चैप्टर छोटा है, वेटेज वाइज कम है, बट चैप्टर अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं यहाँ से। D2, which of the following solution will exactly oxidize 25 ml of an acid solution of 0.1 molar iron to oxalate? ये तो क्लास में किया है अभी हमने, right? 25 ml of an acid solution of 0.1 molar, n factor होगा इसका 3, iron to oxalate मतलब फेरस ऑक्सलेट की बात करें, वॉल्यूम मोलारिटी इनटू n फैक्टर। अब हमें ऑप्शन से जाना है, जिस भी ऑप्शन में वॉल्यूम मोलारिटी n फैक्टर तो KMnO4 का 5 रहेगा ही, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, सो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी आना चाहिए, 5 डिवाइड कर दिया, सो 5 बचा, 5 is 15, 15 into 0.1, 1.5 आना चाहिए वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। तो ऑप्शन चेक करो, जिसमें 1.5 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है D2 का? डी। डी ऑप्शन। चलो D3 ट्राई करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचना है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ही यूज आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरा का पूरा टाइट्रेशन बेस्ड इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिसमें कुछ है नहीं स्पेशल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है, इनफैक्टर प्रेडिक्ट करना है।
आंसर आया D3 का किसी का? बी आ रहा है। देखो एबीडी में ए का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस है, Cr2 माइनस में क्रोमियम +6, यहाँ पे +3 में जाता है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है क्रोमियम का। ये ऑक्सीडाइज होगा -n से x में, और हमें x फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। मोल्स दे रखे हैं दोनों के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एबीडी 3.36 10 to the power -3 मोल इनटू n फैक्टर। इसका n फैक्टर क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, सो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट। बाय चांस से रिड्यूस होता तो n फैक्टर होता इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि वो n फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंक्रीज हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीज हुआ तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस इनिशियल माइनस ऑफ -n, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। डाइक्रोमेटाइन के लिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? 1.68 मोल्स इनटू n फैक्टर 6, इसका n फैक्टर 6 होता है। चलो x के लिए सॉल्व करना है। ये 10 to the power -3 कैंसिल, ये डबल होता है क्या? 3, हाँ एग्जैक्टली डबल हो रहा है ना ये, तो ये बचा 2, ये 2 कैंसिल हुआ, बचा 3। सो x plus n equal to 3, x equal to 3 minus n. Is that okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चले हम आगे आयोडो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पर। Yes, sir. Calculation of n factor, calculation of oxidation state, balancing of redox reaction, how to predict product। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें पूरा प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है, जस्ट जो भी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। अब तक हमने इतना देखा, उतना तुम्हें बेसिक समझ में आता है, तो फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दैट्स इट। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो, और
iodometric titration, it is a titration to find amount of oxidizing agent present in a solution. So oxidizing agent को determine करना है. iodine से related है, तो iodine का तो यूज आना ही है. Ki हम इसमें excess में ऐड करेंगे, so that this is the limiting reagent. हमें इसका amount निकालना है, तो पूरा रिएक्ट कर जाए. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर? जो I2 हमें मिला है फर्स्ट रिएक्शन में, इस I2 को हम रिएक्ट करवाएंगे हाइपो सॉल्यूशन से. हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? Na2S2O3 सॉल्यूशन. ये I2 बनाएगा I- और हाइपो कन्वर्ट होगा S4O6 2-. क्लियर? ये रिएक्शन होगा हाइपो के लिए. हाइपो सॉल्यूशन और थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ये कहा जाता है इसे. We do not have any indicator suitable for all such kind of titration, but we have suitable indicator for such kind of titration. So हम क्या करते हैं यहाँ पे, Ki को एक्सेस में ऐड करते हैं, I2 बनाते हैं, और जो I2 यहाँ से बनाया उसे सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करवाते हैं. क्लियर? इस टाइट्रेशन का हमारे पास इंडिकेटर है जो इसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करेगा. उस पर हम इन दोनों पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे, इसके मोल्स निकाल लेंगे. इसके मोल्स आ गए तो इन दोनों पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे. जो कैलकुलेट करना है. सेकंड केस में n फैक्टर जो होगा 0 +2 -1 +4 नहीं +2.5. so इसका n फैक्टर चेंज इज 1 2 एटम, चेंजेस 0.5 2 है. so 1 1 0.5 into 4 2. यहाँ पे 4 सल्फर एटम है, so into 4 यहाँ पे 2 सल्फर एटम है into 2. so n factor 2 1 1 2. Is that okay? Yes, sir. Yes. Logic use होगा moles of I2 produced in first reaction equal to moles of I2 reacted from second reaction. इस वीक में मेरा एक लेक्चर और है या नहीं है? नहीं है. हो गया कॉपी? Yes, sir. मैं Yes. आयोडीमेट्रिक में लिखा देता हूं, बट दोनों पर प्रैक्टिस हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. कुछ अभी थ्योरी, क्योंकि काफी कुछ मिलता जुलता है, दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे कि क्या है. आयोडो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैलकुलेशन के लिए आयोडी रिड्यूसिंग एजेंट. आयोडीमेट्रिक नाम मैटर नहीं करता, रिएक्शंस समझ में आना चाहिए. तो इट इज अ टाइट्रेशन टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट. देखो अब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट बजाय दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म बना देगा. ये कुछ होगा. अब यहाँ पे मुझे ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इसे ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो. तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे I2 एक्सेस अमाउंट में. पहले हमने I- यूज किया था, अब I2 यूज करेंगे, ये चला जाएगा I-. क्लियर? देखना सेकंड रिएक्शन तो सेम ही रहेगा. फर्स्ट रिएक्शन में चेंज हमने ये किया है, I2 को एक्सेस में यूज किया और बचा हुआ I2 यहां से रिएक्ट करेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ I2. पहले रिएक्ट कर रहा था जो प्रोडक्ट में बन रहा था, अब रिएक्ट करेगा जो बच गया है. क्लियर? सो यहां पर इस लॉजिक के बजाय लॉजिक यूज होगा
total moles of I2 reacted will be moles of I2 reacted from first reaction, moles of I2 reacted from the second reaction. इनिशियल टोटल कितना लिया था हमें पता रहेगा, सेकंड से कितना रिएक्ट किया ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से निकालेंगे, उससे ये पता लगेगा फर्स्ट से कितना रिएक्ट किया, और इन दोनों पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मतलब दो बार लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है। जो लॉजिक यूज होगा वो ये होगा, सेकंड रिएक्शन इसमें सेम ही रहेगा, moles of I2 taken equal to moles of I2 reacted from first reaction plus moles of I2 reacted from second reaction। और ये हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से मिलेगा, ये हमारे पास होगा, उससे ये आ जाएगा, ये एक बार आ गया तो इन दोनों पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इज दैट ओके? Yes, sir. आज ट्यूसडे मेरा लेक्चर होगा तो नेक्स्ट वीक होगा, काफी टाइम है तो थोड़ा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ। 14 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 एंड 1 to 6 questions from part 2, 20 questions from exercise 2 and maybe some 2-3 questions from exercise 1 section C section D जो बचे हुए हैं। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से एफर्ट लगेंगे इसमें ना। और कर लेना सभी ताकि डाउट डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट रहे। फिर कल की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है मैंने, आज की है।